हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी सोने की लालच में अंग्रेजों को यहाँ तक खींच लिया। अंग्रेज यहाँ पर आने पे मजबूर हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा हमारे सोने की चिड़िया वाले देश को लूटने के बाद भी अंग्रेजों ने हम पर रहम नहीं खाया। 1770 के दिन याद है दोस्तों, जब बंगाल में भूखमरी आई थी। विकिपीडिया के अनुसार 1769 से 1773 तक लगभग 1 करोड़ भूखमरी से मारे गए और 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। उस समय दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था। ये फिरंगी चाहते तो 1 करोड़ लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। लोगों को मरने दिया और अंग्रेजों ने टैक्स पे टैक्स लगाना चालू कर दिया। किसानों को पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेज फिर भी टैक्स वसूलते थे। आज आपको एक रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जिसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। और ये आपदा एक बार फिर 2026 में आने वाली है। एक बार फिर देश में भूखमरी फैलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन देगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस कहानी की शुरुआत 1965 से होती है। एक हंसते खिलते गांव में ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र लग जाती है। अब तक कैसे भी लोग गुजारा कर लेते थे, लेकिन फिर आया एक साल 1770, मैन मेड डिजास्टर। 1768 में जब मानसून कमजोर पड़ने लगा, सूखा इतना भयानक हुआ कि खेत में खड़ी फसल जल गई। सारी फसल जल के खत्म हो गई। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल को कंट्रोल करती थी। भारत में जब अकाल आता था तो राजा महाराजा और टैक्स माफ कर देते थे, लेकिन यहाँ पर टैक्स माफ नहीं किया गया, बल्कि और बढ़ा दिया गया। 1770 के अंत तक बंगाल लाशों का शहर बन गया था। चावल के दाम 10 गुना बढ़ गए थे। लोगों को पास खाने को कुछ नहीं था और उनके पास पैसा भी नहीं बचा। लोग घास खाने लगे, पेड़ों की छाल खाने लगे। कुछ लोग सड़े हुए जानवरों का अवशेष खाने पे मजबूर थे। सड़कों पर लाश पड़ी थी, उठाने वाला कोई नहीं था। अनुमान है कि करीब 1 करोड़ लोग मारे गए, यानी उस समय का 1/3 भाग। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंग्रेज मदद कर सकते थे? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब लोग मर रहे थे, अनाज के गोदामों को छुपा दिया गया था और उन अनाजों को महंगे दामों में बेचा गया। फार्मर्स को मजबूर किया गया कि वो खाना उगाने के बजाय इंडिगो यानी नील की खेती करें, क्योंकि इससे कंपनी को ज्यादा फायदा होता था। उन किसानों के जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कंपनी का प्रॉफिट। इन अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म किया। जब अकाल खत्म हुआ तो बंगाल बचा ही नहीं था जैसे पहले था। खेत खाली पड़े थे, किसान मर चुके थे, पूरा इलाका जंगल में बदल गया। लेकिन शॉकिंग की बात यह है, अकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ। इससे साफ दिखाई देता है हम भारतीयों की जिंदगी की कीमत उनके प्रॉफिट से बढ़ के है। ऐसी प्रॉब्लम अब आने वाली है। एक बार फिर 2026 में भूखमरी आएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे ईरान वॉर का असर सिर्फ एलपीजी पे लिमिटेड है। अभी तक हम लोग सिर्फ ऑयल पे बात कर रहे थे, गैस पे बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल पे बात कर रहे थे। लेकिन असली क्राइसिस अब आने वाली है और वो है फूड क्राइसिस। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। Escalating tensions in West Asia have effectively paralyzed the shipping through the Strait of Hormuz, disrupting nearly 1/3 of the world's fertilizer trade. भारत के ज्यादातर यूरिया प्लांट सिर्फ 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहे हैं। इफ्को के 2 प्लांट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और एक सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। और इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, झारखंड और यूपी में भी ये क्राइसिस साफ दिखाई दे रहे हैं। India, the second largest fertilizer consumer, is impacted. It buys nearly 40% of its urea and phosphate-based fertilizers from the Middle East. आउटपुट कम कर रहे हैं और अगर डिस्क्रिप्शन लंबा चला तो फुल सेट डाउन पॉसिबल है, और वो 1 हफ्ते के अंदर सच हो गया है। फर्टिलाइजर कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, फास्फेट, ये सब चीज हमारे खाने को उगाने में मदद करती है। इन सब के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यूरिया के प्राइसेस सिर्फ 1 हफ्तों में 35% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और सारे के सारे लोग बिजी हैं ऑयल प्राइस को ट्रैक करने में। कोई भी सल्फर सप्लाई चेन को देख ही नहीं रहा है, जो एकदम कोलैप कर रहा है। एक डिस्क्रिप्शन आ रही है जिससे हर इंडस्ट्री हिट होगी। फार्मिंग, टेक, फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के सब पर हिट आएगा और ये सारे प्रोडक्ट जो इनसे बनते हैं वो महंगे होंगे। और ऐसा ही सीन हुआ था रशिया और यूक्रेन के वॉर में, और अब एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस बार हालत कई गुना ज्यादा खराब हो सकती है। यानी दोस्तों एक बार फिर हालत खराब होने वाली है, वैसे ही जैसे 1770 में हुआ था। याद है आपको? आप सोच रहे होंगे अगर यूरिया की प्रोडक्शन बंद हो जाए तो
हमें अच्छा और हेल्दी प्रोडक्ट मिलेगा। ये सही है, लेकिन पुअर पीपल का क्या होगा? अगर यूरिया का प्रोडक्शन रुक जाए तो मिडिल क्लास पे क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं। मान लीजिए एक रोटी की कीमत 5 रुपए है। अगर फर्टिलाइजर यानी यूरिया, सल्फर, डाई, पोटास और DAP का प्रोडक्शन रुक जाए या बंद हो जाए तो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इंडिया की आबादी 140 से प्लस है, तो जो रोटी 5 रुपए में मिलती थी वो 150 रुपए में बिकने लगेगी। अब समझते हैं फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है। फर्टिलाइजर और ऑयल एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ फर्टिलाइजर का बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज करने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यूरिया। ये बनता कैसे है? हेबरबोस से, और ये नेचुरल गैस से बनता है, और नेचुरल गैस से अमोनिया बनता है, और इसी अमोनिया से यूरिया बनता है। यूरिया एक फर्टिलाइजर है जिससे खाना उगता है, यानी इस प्रोसेस से 4 बिलियन लोगों को खाना पहुंचता है, यानी आधी दुनिया सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया का आधा यूरिया स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता है, वही 21 माइल का रास्ता जो ईरान ने ब्लॉक कर रखा। कतर का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट ऑलरेडी बंद हो चुका है, इसलिए यूरिया की प्राइस एक हफ्तों में 35% से ज्यादा बढ़ गई है। और यूरिया के बाद नंबर आता है उससे भी जरूरी केमिकल। अभी सब लोग ऑयल प्राइस देख रहे हैं, लेकिन असली क्राइसिस इस केमिकल से शुरू हो रही, जिसका नाम है सल्फर। जब क्रूड ऑयल रिफाइनरी बंद होती है तो वह सिर्फ पेट्रोल डीजल बनाना ही नहीं बंद करती, मतलब सल्फर का प्रोडक्शन एक साथ कम हो रहा है। एक्सट्रैक्शन भी है जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप बनाने में यूज होता है। मतलब अगर फर्टिलाइजर, सल्फर और क्रूड ऑयल का क्राइसिस होता है तो वो डायरेक्टली हमें इफेक्ट करेगा, वो हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की मांग भी बढ़ जाएगी। दुनिया का 47% सल्फर स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरता है। अब देखो, स्टेट ऑफ हार्मोन से 49% यूरिया जाता है, 27% अमोनिया जाता है, 24% फास्फेट जाता है, और ये सारे रिक्स में है। और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये अभी तक किसी को ठीक से अंदाजा भी नहीं। अब यहाँ पर एक फैक्ट है जो सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भारत अपना 87% यूरिया वो डोमेस्टिक प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूरिया बनता है अमोनिया से, और अमोनिया बनता है नेचुरल गैस से। यूरिया बनाने की कॉस्ट का 70 से 80% नेचुरल गैस होती है, मतलब बिना नेचुरल गैस आए यूरिया नहीं बन सकता। और अगले महीने इंडिया में खरीफ की फसल आगने वाली, इससे किसानों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टेट ऑफ हार्मोन्स ब्लॉक होने से भारत का यूरिया प्रोडक्शन रुक जाएगा, और यही हो रहा है। कुछ यूरिया के प्लांट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, और अगर ये प्लांट एक बार बंद हो गए तो तुरंत स्टार्ट नहीं होंगे। कोई गाड़ी नहीं है, यह एक प्लांट है। यह एक प्लांट को रीस्टार्ट होने में 3 से 4 हफ्तों का समय लगता है, और अगर LNG सप्लाई वापस आ जाए तब भी यूरिया का प्रोडक्शन चालू करने में 1 महीने का टाइम लग सकता है। और चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को मना कर दिया है। पहले ही रशिया से ऑयल हमें खरीदने में अमेरिका की परमिशन लग रही थी, अब फर्टिलाइजर के लिए चाइना के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये है हमारी हालत। अब सब कुछ टाइम पे डिपेंड है। ईरान हमारा दोस्त है, अगर इंडिया के शिप को ईरान ने परमिशन दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा, वरना हालत बहुत बिगड़ सकती है। जो अमीर होंगे वो अपना गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन उन गरीब देशों का क्या? जैसे साउथ अफ्रीका, सोमालिया, इन देशों पे भुखमरी की बहुत भयानक संकट आने वाले। और अगर आप ऑयल के बेताज बादशाह के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, जिसने जीरो से शुरुआत करके आज इस लेवल पे पहुंच गया है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बगल पे टैप करें और ध्यान से सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा।